हेलो एवरीवन। मैं जितेश मोगरा, जेएमआर सर। जनवरी अटेम्प्ट जेई मेंस 2025 का जो 24 जैन का पेपर है, इसकी फर्स्ट शिफ्ट के फिजिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं, द ऑफिशियल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं, उनको आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए एक बार देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, थोड़ा डरावना सा क्वेश्चन लगता है, बिकॉज बहुत सारे भयानक भयानक से ग्राफ बने हुए हैं। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में क्या बात बोली गई है। देखिए आपसे यहाँ पे बोला गया है कि जो ग्राफ हैं ये किसके हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ हैं। इसके अंदर ये आपसे बोल रहे हैं कि कौन सा ग्राफ डेल्टा टीएफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को शो करेगा, हमें ये वाली बात बतानी है। अब देखिए पहली चीज तो हमें पता होना चाहिए कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो हम ये बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या हो जाता है, बेसिकली एज पर एनसीईआरटी हम अगर बात करें तो वो ये बोलते हैं कि जब वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के बराबर हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम क्या नाम दे देते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट का नाम दे देते हैं। अब देखिए कहां ऐसा होकर आ रहा है कि सॉलिड लिक्विड वाला इक्विलिब्रियम अटेन होकर आ जाए। लेट अस टॉक अबाउट दैट। ठीक है, अब अगर मैं ग्राफ्स के अंदर देखूं तो ये जो दोनों ग्राफ है, सेकंड और फोर्थ वाले ग्राफ, आप देख लीजिए यहां पे अपने पास क्या है, फ्रोजन फॉर्म प्रेजेंट है, मतलब सॉलिड फॉर्म प्रेजेंट है। साथ में हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है। आप देख सकते हैं ये दोनों ही लिक्विड स्टेट के अंदर है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, हमको लिक्विड और सॉलिड के इक्विलिब्रियम वाली बातचीत यहां पे करनी है। अब देखिए लिक्विड सॉलिड वाला इक्विलिब्रियम यहां भी है, यहां भी है। लेकिन अगर हम टेक्निकली बातचीत करें तो हमें ये वाली बात पता होती है कि वेपर प्रेशर जो आता है दैट कम्स आउट टू बी, हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट के लिए जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आप जानते हैं ये वाला टॉपिक आपने पढ़ा हुआ भी होगा बाय द नेम आरएलवीपी, जिसमें हम ये बात करते हैं सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर के मुकाबले थोड़ी लोअरिंग हो जाती है कब, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के केस में। अगर ऐसा है तो यहां पे आप देख सकते हैं, देखिए सॉल्यूशन का ग्राफ ये रहा, सॉल्वेंट का ग्राफ ये रहा मेरे पास में। यहां अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट का ऊपर आ रहा है, सॉल्यूशन का नीचे आ रहा है। इफ यू सी दिस, तो मुझे बताइए क्या ये फील होकर आ रहा है आपको कि सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज्यादा है क्योंकि उसका ग्राफ ऊपर है एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। अगर इस हिसाब से हम बातचीत करें तो हम देख सकते हैं कि ये जो अपने पास आ रहा है दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये जो हमारे पास आ रहा है दिस इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। अगर ऐसा है तो क्या बोला जा सकता है, देयर शुड बी अकरिंग अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम भी यही होता है। तो इस ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं दैट सॉल्यूशन इज हैविंग लेसर फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। ठीक है, वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके और सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप सेकंड ऑप्शन को यहां पे सही बोल सकते हैं। ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा बिकॉज उन्होंने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा दिखाया हुआ है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चैप्टर की बात करें सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, चैप्टर जो है क्लास 11 क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री। देन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन था, थोड़ा डर लगता है क्योंकि ग्राफ्स वगैरह इन्वॉल्व वो कर आ रहे थे और थोड़े डरावने से ग्राफ थे। ठीक है, चलिए मेन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखिए मैंने बोला टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर सॉलिड लिक्विड बराबर हो जाएगा उसी को हम फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमें पता है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैज द नेम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही चीज यहां पे इंडिकेटेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए जो अगला सवाल दिया हुआ है इसमें केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है। हमसे ये बोला जा रहा है कि आप प्रेशर के ऊपर कमेंट करें चीजों में जब 50% रिएक्शन हो चुका हो। ठीक है, अब देखिए अगर हम क्या करते हैं, एक क्लोज्ड वेसल के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाते हैं तो हम देखेंगे रिएक्शन के प्रोग्रेस के साथ साथ मोलों की संख्या में परिवर्तन आएगा और जैसे जैसे गैसियस मोल बदलेंगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू में भी चेंज आएगा। ये आपसे यही पूछ रहे हैं कि इनिशियल प्रेशर के मुकाबले फाइनल प्रेशर की क्या वैल्यू निकल कर आने वाली है जब ये रिएक्शन कितना परसेंट कंप्लीट हो चुका हो, 50% कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम कई बार जो एनालिसिस करते हैं रिएक्शंस का तो हम मोलों की टर्म्स में एनालिसिस करते हैं, कई बार जो एनालिसिस होता है वो प्रेशर की टर्म में होता है।
तो चलिए इस रिएक्शन का एनालिसिस प्रेशर की टर्म में करते हैं। क्या बातचीत होकर आ रही है, लेट अस टॉक अबाउट दैट। देखिए ये हमारा रिएक्शन है, सब कुछ फिजिकल स्टेट के साथ यहां पे लिखा हुआ है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। ठीक है, अब मैं अगर इनिशियल प्रेशर की बात करूं तो मैंने अज्यूम कर लिया, लेट अस सपोज इनिशियल प्रेशर कितना है, पी नॉट। अभी तो दोनों प्रोडक्ट्स होंगे नहीं, इसलिए इनका प्रेशर 0 0 ले लिया गया है। अब मुझसे क्या बोला गया है, मुझसे बोला हुआ है 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए 50% रिएक्शन अगर कंप्लीट हो गया तो फाइनल स्थिति क्या आ जानी चाहिए, हम बोल सकते हैं जो इनिशियल प्रेशर था वो हाफ हो चुका होगा। आप देख भी लीजिए इनिशियल प्रेशर क्या हो गया है, पी नॉट बाई 2 के बराबर हो गया है। अब चलिए स्टैचोमेट्रिकली देखते हैं कि प्रोडक्ट कितने प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। तो यहां पे हम देख सकते हैं, देखिए इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनकर आने वाले हैं, डबल अमाउंट बनकर आने वाला है। तो प्रेशर में यहां जितना ड्रॉप हुआ होगा उसका डबल इंक्रीज यहां पे ऑब्जर्व होकर आएगा। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं पी नॉट बाई 2 से डिक्रीज होकर आया है, उसका डबल इंक्रीज होना चाहिए, तो पी नॉट बाई 2 का डबल मतलब ये पी नॉट हो जाएगा। ऐसी अगर हम बात करें तो यहां देखिए एक बात, इसके 2 मोल बनते हैं तो साथ में इसका आधा मोल बन रहा होता है, मतलब इसके जो मोल बन रहे हैं वो 1/4 मोल है। अगर इसके मुकाबले इसके 1/4 मोल बनकर आ रहे हैं तो हम यही वाली बात बोल सकते हैं कि इसका अगर प्रेशर पी नॉट है तो इसका प्रेशर भी 1/4 ही होएगा, और 1/4 प्रेशर आपको पी नॉट बाय 4 के बराबर नजर आ रहा है। नाउ व्हाट आई कैन से इज, देखिए अगर मैं फाइनल टोटल प्रेशर तीनों का ऐड कर दूं, देखिए 3 वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास, तीनों का अगर हम प्रेशर ऐड कर देंगे तो हम देख सकते हैं यहां जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 7 पी नॉट बाय 4। क्या आप यहां से इजीली देख सकते हैं, इनिशियल प्रेशर हमने पी नॉट माना हुआ था, तो कैन आई सिंपली फाइनली से दैट फाइनल प्रेशर कम्स आउट टू बी 7/4 टाइम्स द इनिशियल टोटल प्रेशर। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके कोरस्पॉन्डिंग अप्रोप्रिएट था। देखिए 7/4 वाला ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम बोल सकते हैं ये जो फर्स्ट ऑप्शन निकल कर आ रहा है दैट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। ओके, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से रिलेट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां हम केमिकल रिएक्शंस के अंदर प्रोग्रेस के साथ साथ प्रेशर के वेरिएशन या मोलों के वेरिएशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन के लैंग्वेज की लेवल की अगर हम बात करें दैट इज मॉडरेट लेवल, थोड़ी सी अलग तरीके से चीजों को सोचना था, इसीलिए द लेवल हैज बीन मेड मॉडरेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, आप देख सकते हैं क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। ध्यान रखिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं एंड आपसे ये पूछा हुआ है कि नॉट ट्रू वाले स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए एक बार स्टेटमेंट्स देखते हैं। जो पीरियोडिक टेबल का बेसिक क्लासिफिकेशन होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है, उसी के ऊपर बेस्ड ये स्टेटमेंट्स हैं। लेट अस डिस्कस ईच ऑफ देम। ठीक है, देखिए पहले स्टेटमेंट में इन्होंने बोला हुआ है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको याद आएगा कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये मेंडलीव ने दिया हुआ था, जो बाद में गलत साबित होकर आ गया था, और ऐसा बोला गया था द प्रॉपर्टीज आर एक्चुअली पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। पर हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो ये हमारे लिए अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होकर आ जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे गलत बात बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। आपको पता है ये स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। हमें गलत स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके कोरस्पॉन्डिंग कोई ऑप्शन निकल कर आ जाए, तो लेट अस सी इफ वी आर लकी और नॉट। देखते हैं एक बार, ए स्टेटमेंट गलत आ रहा है, तो देखिए ए स्टेटमेंट से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन रिजेक्ट होकर आ गया है, सेकंड ऑप्शन भी रिजेक्ट होकर आ गया है। वी आर लेफ्ट विद ए एंड ई एंड ए, सी एंड ई। तो चलिए पहले एक बार सी ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से, ताकि अपने को पता चल जाए कि व्हाट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सी स्टेटमेंट जो इन्होंने लिख के हमको दिया हुआ है दैट इज, देखें एक बार, एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड। देखिए पीरियड वाली बात गलत होकर आ जाएगी। आपको पता है ऊपर से नीचे जब हम मूव करते हैं एक ग्रुप में, देन वी सी दैट द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिमेन्स द सेम। तो बेसिकली ये स्टेटमेंट गलत रहेगा, यहां पे पीरियड की बजाय क्या आना चाहिए, ग्रुप आना चाहिए। तो हम देख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया है। मुझे गलत स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करने थे, ए और सी दोनों गलत निकल कर आ रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम बोल सकते हैं फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार बाकी स्टेटमेंट्स को भी डिस्कस तो कर ही लेते हैं। नेक्स्ट उन्होंने डी वाले ऑप्शन में क्या बोला हुआ है, डी स्टेटमेंट में क्या बोला है, देखिए, एन एलिमेंट्स लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट फिल्ड ऑर्बिटल। ये स्टेटमेंट एक सही स्टेटमेंट है, बिकॉज आपको पता है जब आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है देन वी से दैट द एलिमेंट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक।
अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है तो हम बोलते हैं एलिमेंट बिलोंग्स टू पी ब्लॉक। इसका मतलब क्या आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जा रहा है वही एलिमेंट की लोकेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? यस, वो एलिमेंट की लोकेशन के बारे में आइडिया दे रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे ये वाला स्टेटमेंट सही होकर आ गया। मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, देखिए इसमें क्या बोला हुआ है ई वाले स्टेटमेंट में। इन्होंने बोला है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखिए क्या बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड is same as the number of atomic orbitals available in the energy level that is being filled। देखिए आपको ये पता है ऑर्बिटल्स की संख्या जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बराबर नहीं हो सकती है। इनफैक्ट आपको पता है कि ऑर्बिटल्स की संख्या का जो डबल नंबर निकल कर आ रहा होगा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताएगा और वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बोलना चाहिए। अगर हम इस हिसाब से बात करें तो ये वाला स्टेटमेंट जो है बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं भी सोचने के बाद हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स की संख्या ऑर्बिटल्स की संख्या के बराबर नहीं हो सकती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब देखिए अगर ये स्टेटमेंट भी गलत है तो ए सी ई तीनों गलत निकल कर आ गए हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फोर्थ ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट वन। पीरियोडिक टेबल क्लास 11th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन हमने इसलिए बोला हुआ है बिकॉज मल्टीपल करेक्ट की फॉर्म में आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहीं पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करे हुए हैं। देखिए यहाँ पे बोला हुआ है प्रॉपर्टीज जो है वो किसकी पीरियोडिक फंक्शन रहेंगी, एटॉमिक नंबर की रहेंगी। नेक्स्ट उन्होंने बोला हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एक पीरियड के अंदर होते हैं। देखिए इस क्या बोला हुआ है, इसमें डबल द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बोला हुआ है। आपको पता है जितने ऑर्बिटल्स होंगे उसके डबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उसी नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो हमको उन ऑर्बिटल्स को चुनना रहेगा दैट आर बीइंग फिल्ड। जैसे कौन कौन से ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ns और n+1s। इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी जो संख्या होगी उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ रेस्पेक्टिव पीरियड निकल कर आ जाएंगे। यही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होकर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए यहां इन्होंने बोला हुआ है लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। लार्ज डिफरेंस की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोला हुआ है किसका, ऑक्सीजन सल्फर का। हमसे ये पूछ रहे हैं ये कैसे समझाया जा सकता है। ठीक है, अगर हम चैप्टर की बात करें दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑक्सीजन फैमिली वाला जो पोर्शन है वहां से ये वाला क्वेश्चन है। हम ऐसा देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है देखिए वो अपने को गैस के रूप में मिल रहा होता है, जबकि नेक्स्ट एलिमेंट जो है उसी की फैमिली का दैट इज सल्फर, और वो सल्फर हमको सॉलिड के रूप में मिल रहा होता है। अब बताइए इसका मतलब दोनों के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में बहुत फर्क निकल कर आ रहा है। ये कह रहे हैं कि आप उस बात को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है। दे से दैट इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक सिटी। आप खुद ही देखिए ऑक्सीजन के केस में जो एटॉमिक सिटी आएगी वो अपने पास 2 के बराबर निकल कर आएगी। सल्फर आपको पता है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ S8। अगर सल्फर S8 के रूप में एग्जिस्ट करेगा तो व्हाट इज गोइंग टू बी द एटॉमिक सिटी, 8। अब बताइए अगर हम मॉलिक्यूलर मास के बारे में बात करें, देखिए वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं ना कहीं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के केस में मॉलिक्यूलर मास के ऊपर निर्भर करता है। अब देखिए इसकी एटॉमिक सिटी बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आता है दैट कम्स आउट टू बी 256। जबकि इसके केस में अगर हम बात करें तो जो मॉलिक्यूलर मास निकल कर आएगा दैट इज 32। अब इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत कम आ रहा है, इसीलिए वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होंगे, इसीलिए इट इज एग्जिस्टिंग इन गैसियस स्टेट। जबकि अगर हम इसकी बात करें मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा है, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, इसीलिए रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली आप कैसे चीजों को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा निकल कर आ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक सिटी। उसके कॉरस्पॉन्डिंग बात करें तो आप देख सकते हैं सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर निकल कर आ जाएगा। दैट सल्फर की एटॉमिक सिटी ज्यादा है, इसीलिए उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होकर आ जाएगा। क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही है। ठीक है, लेवल कैन बी सिंपली कंसिडर्ड एज इजी बिकॉज एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट जो है। देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ भी है किसके हिसाब से समझाया जा सकता है, एटॉमिक सिटी ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप चीजों को जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, दे आर टॉकिंग अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। आपको इस टर्म से ही समझ में आना चाहिए, कहीं ना कहीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है। केमिकल बॉन्डिंग इज द चैप्टर,
एंड देखते हैं इसके ऊपर बेस्ड यहाँ पे जो अपने को कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं उनको कैसे हैंडल करना है। देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है कि इनमें से किस कॉम्बिनेशन के कारण क्या हो जाएगा, विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और ये लोग कह रहे हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सेस कौन से डायरेक्शन में मान लें, जेड डायरेक्शन के अंदर मान लें। चलिए देखते हैं अब कौन कौन से कॉम्बिनेशंस यहाँ पे पॉसिबल निकल कर आ रहे होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के हिसाब से। ठीक है, देखिए पर्टिकुलरली पहले यहाँ पे ये बोल रहे हैं क्या कि जो हमारा ऑर्बिटल रहेगा दैट इज 2pz एंड 2px। आपको ये वाली बात पता होगी कि अगर जेड एक्सेस को इंटरन्यूक्लियर एक्सेस माना गया है तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन गलत रहेगा, बिकॉज 2pz और 2pz के कॉम्बिनेशन से जरूर हमारे पास सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। पर अगर एक ऑर्बिटल z वाला है एक ऑर्बिटल x वाला है तो हम देखते हैं डायरेक्शन प्रॉपर नहीं है, इसीलिए दे आर नॉट गोइंग टू लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगले में बोल रहे हैं देखिए s और px वाला ऑर्बिटल है, ये भी गलत केस निकल कर आ रहा है। क्यों ऐसा है, क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे s के साथ में अगर pz होता तो हम बोल सकते थे अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस कॉम्बिनेशन हो जाता जिससे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाता। पर ऐसा यहां पे नहीं हो पाएगा बिकॉज इंटरन्यूक्लियर एक्सेस हमने Z ली हुई है, जबकि जो p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है वो कौन सा वाला है, px वाला ऑर्बिटल है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं ये वाला ऑप्शन भी या ये वाला केस भी गड़बड़ निकल कर आ रहा है। चलिए अगले केस को देखते हैं। यहाँ पे 3dxy वाला ऑर्बिटल है 3dx² माइनस वाई स्क्वायर के साथ कंबाइन होने की बात कर रहे हैं। देखिए ये जो ऑर्बिटल है ये एक एक्सियल ऑर्बिटल है, आपको पता है इसके लोब्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस होते हैं, जबकि ये जो ऑर्बिटल हमारे पास आ रहा है ये नॉन एक्सियल ऑर्बिटल है, इसके जो लोब्स होते हैं वो अलोंग द एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं। ऐसे केसेस में कोई कॉम्बिनेशन हम लोग नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट या ये कॉम्बिनेशन भी गलत होकर आ गया। चलिए अगले कॉम्बिनेशन पे मूव करते हैं, 2s है और 2pz है। ये अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन है बिकॉज आपको पता है कि s एंड pz कैन कंबाइन विद द अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस व्हिच इज द z डायरेक्शन। और अगर ये दोनों कंबाइन करेंगे तो हम बोल सकते हैं इससे क्या होना चाहिए, सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर आ जाना चाहिए। ये केस भी बहुत आसान नहीं था बिकॉज नॉर्मली हम लोगों ने जो कॉम्बिनेशंस पढ़े होते हैं वो सेम टाइप के ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशंस पढ़े होते हैं। इनफैक्ट एनसीईआरटी के अंदर भी उन्होंने एस एस के कॉम्बिनेशन की बात करी है, पी पी के दो तरीके के कॉम्बिनेशंस की बात करी है, लेकिन उन्होंने एस और पी के कॉम्बिनेशन की बात नहीं करी। पर अगर हम वीबीटी के कॉरस्पॉन्डिंग फेवरेबल केसेस देखें तो हम बोल सकते हैं एस और पीजेड भी आपस में कंबाइन कर सकते हैं, और अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सेस अगर ये कंबाइन करेंगे तो हम देखेंगे सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर आ जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। चलिए ई वाला ऑप्शन भी देखते हैं एक बार। ई वाले ऑप्शन के अंदर इन्होंने जो बात बोली हुई है, दे आर सेइंग 2pz है एंड 3dx² माइनस वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है। अगर आप यहाँ पे देखें तो देखिए बेसिकली तो एक जो पहली चीज दिक्कत क्या है कि इसके अंदर इंटरन्यूक्लियर एक्सेस जो है दैट इज z, और z एक्सेस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जबकि यहां हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी x और y एक्सेस के ऊपर अवेलेबल है। इसका मतलब ये आपस में नहीं कंबाइन करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर ऐसा है ये ऑप्शन भी अपने को रिजेक्ट कर देना चाहिए। देखिए सारे में से सिर्फ एक ही सही निकल कर आ रहा है, दैट इज डी, और वो भी थोड़ा सा टिपिकल केस था जैसा कि मैंने आपको बताया। तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं एक बार, आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आ रहा है हमारे पास दैट इज सेकंड ऑप्शन, ओनली डी कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू लीड टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बीइंग फॉर्म्ड, सिग्मा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनकर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो लेवल ऑफ द क्वेश्चन टफ रहता है। केमिकल बॉन्डिंग इज द चैप्टर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी टॉपिक के ऊपर रिलेटेड रहेगा। ठीक है, सारे कॉम्बिनेशंस चेक करने थे, सबका डायग्राम इमेजिन करना था, उसके बाद इस वाली टिपिकल केस को भी समझना था कि इससे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अगर आप सारी बातें कंसिडर कर लेते हैं देन यू कैन हैव द करेक्ट आंसर एज सेकंड ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं सेकंड ऑप्शन सही निकल कर आ रहा है। मैंने आपसे बोला किस तरीके के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस बार क्या बोला हुआ है, आपको एक ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड दिया हुआ है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, उसका 1 मोल गिवन है आपको, एंड व्हाट दे आर फर्दर सेइंग इज जब हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो इसने क्या कर दिया, 3 मोल आयंस प्रोड्यूस कर दिए। देखिए डिसोसिएशन हुआ होगा जिससे आयंस बनकर आ गए। फर्दर क्या बोल रहे हैं, 1 मोल जो कंपाउंड है ये क्या कर रहा है, एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और उससे 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है।
देखिए 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब 2 क्लोराइड आयन ब्रैकेट के बाहर होने चाहिए जो आयोनाइजेबल होने चाहिए। वही क्या करेंगे, AgCl का प्रेसिपिटेशन करवा देंगे। अब देखिए चलिए देखते हैं ऐसे कौन-कौन से ऑप्शंस हैं जिनमें 2 क्लोराइड आपको ब्रैकेट के बाहर दिए हुए हों। देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी 2 क्लोराइड ब्रैकेट के बाहर हैं, यहां पे भी 2 क्लोराइड आयंस ब्रैकेट के बाहर हैं। पर हमें ये बोला हुआ है कि हमारा कंपाउंड कैसा होना चाहिए, देखिए ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड होना चाहिए। ऑक्टाहेड्रल का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना चाहिए। और अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के हिसाब से बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए यहां पे ये 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, इसके कारण एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे और तभी शेप कैसी आएगी, ऑक्टाहेड्रल आएगी। यहां पे अगर हम देखें तो अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 5 ही निकल कर आ रहा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वी कैन सिंपली से दैट दिस इज नॉट गोइंग टू लीड टू शेप एज ऑक्टाहेड्रल। इसीलिए हम दोनों क्लोराइड वाले जो ऑप्शंस थे उनमें से फर्स्ट को रिजेक्ट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन अप्रोप्रिएट निकल कर आ रहा है, ऑक्टाहेड्रल शेप। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक बड़ा सा कैटायन और 2 एनायन, मतलब एक फॉर्मूला यूनिट से 3 आयंस बनकर आ रहे हैं और 2 Cl ब्रैकेट के बाहर हैं, इसका मतलब 2 मोल AgCl का प्रेसिपिटेशन होकर आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट थर्ड ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। देखिए इन्होंने वही सारे डिटेल्स यहाँ पे बता रखे हैं एंड फर्दर अगर हम देखें तो हम देखते हैं दिस कम्स आउट टू बी द करेक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का ये सवाल है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्नर्स थ्योरी के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है क्योंकि 2-3 इंफॉर्मेशन दी हुई हैं, उन सबको कंसिडर करते हुए आपको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, क्लास 11th इनऑर्गेनिक, क्लास 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड कुछ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बारे में। एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और चीजों को जस्टिफाई करेंगे। देखिए कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के हैं, पर हमने इसको आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर इसलिए रखा हुआ है बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स भी हैं जिसके अंदर ये लोग आयनिक इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातचीत करेंगे। चलिए एक एक करके स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं। पहले तो देखते हैं कि हमको सही स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। एंड द कंपाउंड्स आर H2O, अमोनिया एंड CH4। अगर हम इन कंपाउंड्स के बारे में बातचीत करेंगे तो देखिए एक एक बात क्या बोली हुई है। सबसे पहले बोल रहे हैं सेंट्रल एटम्स इन ऑल द मॉलिक्यूल्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। आप केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू चेक कर सकते हैं, बहुत इजी मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत फेमस मॉलिक्यूल्स हैं। इन सबके केस में सेंट्रल एटम की जो हाइब्रिडाइजेशन आती है दैट कम्स आउट टू बी द सेम। व्हाट इज गोइंग टू बी द हाइब्रिडाइजेशन, sp3। इसीलिए हम देखते हैं ये वाला स्टेटमेंट सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगले स्टेटमेंट के ऊपर मूव करते हैं। यहां इन्होंने बोला हुआ है HOH, HNH, HCH बॉन्ड एंगल्स जो आ रहे हैं वो इतने इतने एंगल के बराबर निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट डेटा के ऊपर अगर मैं न भी जाऊं तो आपको ये वाली बात ध्यान होगी कि अगर 3 स्पीशीज में सेम हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम हो तो जितने ज्यादा सेंट्रल एटम पे लोन पेयर होते जाते हैं एंगल उतना ही कम होता जाता है। अब आपको पता है मीथेन में सेंट्रल एटम पे एक भी लोन पेयर नहीं है, अमोनिया में सेंट्रल एटम पे एक लोन पेयर रहने वाला है, वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पे दो दो लोन पेयर रहेंगे। बताइए जितने ज्यादा लोन पेयर उतना ही कम बॉन्ड एंगल, क्या वही ऑर्डर आपको नजर आ रहा है? इनफैक्ट हम मीथेन का एंगल तो जानते भी हैं, वो स्टैंडर्ड टेट्राहेड्रल एंगल होना चाहिए, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स के बराबर होना चाहिए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ जाएगी वो 109.5 के बराबर निकल आएगी। उस हिसाब से हम देखें तो सेकंड वाला स्टेटमेंट जो आ रहा है ये भी सही निकल कर आ रहा है। चलिए फिर से एक बार ऑप्शंस के ऊपर देखते हैं, अगर किस्मत ठीक ठाक हुई तो शायद इसी से आंसर निकल कर आ जाए। लेट अस मूव देयर। तो हम देख रहे हैं ए वाला स्टेटमेंट सही है, बी वाला स्टेटमेंट सही है, ए वाला स्टेटमेंट सही है और बी भी सही है। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो रिजेक्ट हो गए। अब अगर आप चाहें तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन चेक दीज टू ऑप्शंस। लेकिन बेटर ये रहेगा हमारे लिए कि हम यहीं पे सीधा, देखिए ए बी सी तो दोनों में ही सही है। अब बेटर है हम सीधा कौन सा वाले स्टेटमेंट पे फोकस कर लें, पहले ई वाले स्टेटमेंट पे फोकस कर लेते हैं ताकि जल्दी से आंसर निकल कर आ जाए। ई वाला स्टेटमेंट में देखिए क्या बोला हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है सोल्यूशन ऑफ अमोनिया इन वाटर इज बेसिक। देखिए आप में से कई लोगों को ध्यान होगा अमोनिया का नेचर बेसिक रह रहा होता है, अगर हम उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे तो नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक। चलिए ये हिस्सा तो सही निकल कर आ रहा है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इन द सोल्यूशन अमोनिया एंड वाटर एक्ट एज ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड एंड बेस रेस्पेक्टिवली। अब देखिए यहां पे ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग अमोनिया को एसिड बोल रहे हैं और पानी को बेस बोल रहे हैं। चलिए एक बार रिएक्शन की बात करते हैं कैसे होएगा। वैसे आप में से कई लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही होगी कि अगर अमोनिया का रिएक्शन हम लोग पानी के साथ करवाते हैं तो हम देखेंगे जो स्पीशीज हमारे पास बनकर आ जाएगा, वन ऑफ देम इज अमोनियम आयन
साथ में हमारे पास जो बनकर आने वाला है दैट इज OH माइनस आयन। अब देखिए यहां पे अमोनिया तो H प्लस एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, तो हम बोलेंगे वो एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा। इनफैक्ट पानी एसिड की तरह बिहेव करेगा और अमोनिया बेस की तरह बिहेव करेगा। तो आपको दिख रहा होगा थोड़ा चालाकी वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि इसका पहला हिस्सा तो सही है, लेकिन इसमें बाद में जो बात बोली हुई है वो अप्रोप्रिएट बात नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग हम बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में अमोनिया इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस, while I can say that H2O is going to behave like a Bronsted-Lowry acid। अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट गलत निकल कर आ रहा है। अब देखिए ए बी सही है, ई वाला स्टेटमेंट हमारे पास गलत आ गया है, तो वी कैन सिंपली से दैट फर्स्ट ऑप्शन शुड बी द करेक्ट आंसर। चलिए बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख तो लेते ही हैं। नेक्स्ट में इन्होंने बोला हुआ है द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज दिस। देखिए डायपोल मोमेंट के ऑर्डर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। देखिए डायपोल मोमेंट का जो ऑर्डर हमारे पास निकल कर आ रहा है, देखिए मीथेन जो है हमको पता है सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल होता है, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट तो म्यू 0 होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अमोनिया और H2O के कंपैरिजन के बारे में, थोड़ा सा मुश्किल कंपैरिजन रहता है, लेकिन ऐसे स्पीशीज के अंदर एक तरीका हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा आइडेंटिफाई करने का। क्या तरीका? कि जिसका बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा उसका डायपोल मोमेंट भी ज्यादा रहेगा। यहां हम देख सकते हैं इसका बॉन्ड ज्यादा पोलर होएगा, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर उस हिसाब से आंसर करें तो हम देखते हैं सी वाला स्टेटमेंट भी कैसा आ गया, सही स्टेटमेंट निकल कर आ गया। चलिए डी ऑप्शन के ऊपर मूव करते हैं। डी स्टेटमेंट में इन्होंने क्या बोला हुआ है, दे आर टॉकिंग अबाउट बोथ H2O एंड अमोनिया आर लुईस एसिड्स। ठीक है, अब देखिए बात थोड़ी सी अजीब लग रही होती है, बिकॉज हमको पता है कि ये दोनों तो लोन पेयर डोनर्स की तरह बिहेव करते हैं, और अगर इन दोनों के पास लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं, तो बेटर है हम इनको लुईस बेस बुलाएं। आपको पता होगा लुईस बेसेस आर हैविंग अ टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। या इन्होंने लुईस एसिड बोला हुआ है, तो ये वाली बात अप्रोप्रिएट नहीं लग रही है। मीथेन को ये लोग क्या बोल रहे हैं, लुईस बेस बोल रहे हैं, ये भी बेकार बात है, बिकॉज आपको पता है लुईस बेस तो लोन पेयर डोनर्स होते हैं। मीथेन के केस में कोई लोन पेयर है ही नहीं मॉलिक्यूल के पास में, तो ये लोन पेयर डोनर की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा है तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत निकल कर आ गया। ए बी सी वाले स्टेटमेंट सही हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट फर्स्ट ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम लेवल ऑफ द क्वेश्चन की बात करें तो टफ बोला जाएगा, बिकॉज आप देखिए दो दो चैप्टर्स इन्वॉल्व हैं। पर्टिकुलरली केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी उन्होंने डायपोल मोमेंट वगैरह के कंपैरिजंस भी करवा रखे हैं, आगे आयनिक इक्विलिब्रियम के बेसिक्स भी इन्वॉल्व कर रखे हैं। सो वी रैंक द क्वेश्चन एज टफ। ठीक है, पर अगर आप ऑप्शंस को थोड़ा सा इंटेलिजेंटली हैंडल करते तो शायद आंसर जल्दी से निकल कर आ सकता था। ठीक है, दीज आर द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हियर। देखिए अमोनिया और पानी दोनों में लोन पेयर हैं, तो आपको पता है ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे। और फर्दर हम बोल सकते हैं कि अमोनिया का जो सॉल्यूशन होता है पानी में, दैट इज में इसमें क्या होएगा, अमोनिया बेसिकली कैसे बिहेव करने वाला है, बेस की तरह, और पानी कैसे बिहेव करेगा, एसिड की तरह। अभी अभी वाली बात आपको समझाई गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन डी ब्लॉक चैप्टर से है अपने पास में। यहां पे आपको कुछ स्पीशीज दिए हुए हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं इन सम पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। आपसे ये पूछा जा रहा है इनमें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करता क्या है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। अब बेसिकली हम देखते हैं लैंथेनॉइड्स के केस में जब भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाए, +4 आ जाए, उसकी टेंडेंसी होती है कि अपने मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 में आ जाए। अगर ऐसा है तो बताइए खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम देखते हैं कौन कौन से स्पीशीज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में हैं जो +3 में आने की टेंडेंसी रखेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। इन स्पीशीज की अगर मैं बात करूं तो हम देख सकते हैं TB4+ जो है यही हमारा आंसर हो जाना चाहिए। ध्यान रखिए सारे लेंथेनॉइड्स की मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो होती है +3। इसका मतलब अगर टर्बियम +4 है तो हम देखेंगे ये कहां आना चाहेगा, +3 में। खुद को क्या कर लेगा, रिड्यूस। खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। कैसे बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्लास 12 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। एंड हम देख सकते हैं लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज इजी। आपको बस +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई आयन चुनना था। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। अब देख लीजिए यही बात यहां पे लिखी हुई भी है। M4+ किस में आना चाहेगा, स्टेबल +3 में आना चाहेगा, खुद रिड्यूस होएगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है,
KSP दिया हुआ है, KSP नाम से हमको समझ में आ रहा है दैट द टॉपिक इज आयनिक इक्विलिब्रियम। चलिए देखते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या बातचीत कर रहे हैं। लेवल ऑफ द क्वेश्चन इज इजी। देखिए क्या पूछा हुआ है उन्होंने KSP दिया हुआ है और आपसे ये पूछ रहे हैं मोलर सोलिबिलिटी क्या निकल कर आएगी। आपको पता है अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स के लिए वी टॉक अबाउट दीज थिंग्स। जैसे अगर मैं ये वाले कंपाउंड की बात करूं तो ये एक AB3 नेचर का कंपाउंड है। अगर AB3 टाइप का कंपाउंड है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अपने पास KSP और S में रिलेशन निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार एक्सप्रेशन कैसा क्रिएट होता है। देखिए ये रहा आपका कंपाउंड, हमने इसे डिसोसिएट होता हुआ मान लिया अपने आयंस के अंदर। मान लेते हैं कि जो इसकी मोलर सोलिबिलिटी निकल कर आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी, ये देख लीजिए एक बार, लेट मोलर सोलिबिलिटी बी क्या, S। अगर S इसकी मोलर सोलिबिलिटी है तो हम बोल सकते हैं ये दोनों डिसॉल्व होके इतने इतने आयंस बनकर आ जाएंगे। चलिए KSP के एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये रहा हमारा KSP का एक्सप्रेशन। अगर हम आयंस की कंसंट्रेशन पुट कर दें इक्विलिब्रियम वाली, देन वी गेट द रिलेशन एज 27 S की पावर 4। अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, S की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ KSP। दिस कम्स आउट टू बी द रिलेशन। ऐसे रिलेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो वी कैन सी दैट दिस ऑप्शन कम्स आउट टू बी द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन। अब देखिए वैसे सवाल में थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आप में से कई लोगों को पता होगा कि जब KSP इतना कम हो जाएगा तो शायद आपको ये फील होना चाहिए कि पानी से आने वाले OH- आयंस भी यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एक्सर्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम बोलेंगे सोलिबिलिटी एक्सपेक्टेड से कम आने लग जाएगी बिकॉज ऑफ पानी के OH- एक्सर्टिंग कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो हमको ये भी पता है ये एम्फोटेरिक नेचर का सब्सटेंस है, इसके कारण भी बिहेवियर में थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है। तो व्हाट आई सिंपली वांट टू से इज दैट ज्यादा नहीं दिमाग लगा के अगर हम सिंपल कॉन्सेप्ट देखें तो आंसर ये आ जाता है। हाँ, पर अगर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये वाला आंसर सही नहीं होना चाहिए, पर मींस नॉर्मली इस टाइप की चीजों को कंसिडर नहीं कर रहा होता है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए पानी के OH- आयंस यहाँ पे क्या एक्सर्ट करेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट एक्सर्ट करेंगे बिकॉज ऑफ द KSP वैल्यू बीइंग वेरी वेरी लेस। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन हमारा सही निकल कर आ गया है। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग न लगाएं तो इजीली आंसर ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का क्वेश्चन है, आपको एक सेल रिएक्शन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहे हैं इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या होगा फ्रॉम दीज गिवन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आप बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। देखिए चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, अगर हम लेवल की बात करें तो मॉडरेट लेवल रहेगा। ऐसा क्यों, चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है, अगर मेरे को इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, तो हम सेल पोटेंशियल अगर हमको निकालना है दैट इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो निकालने को बोला गया है। हमें पता है हम SRP कैथोड माइनस SRP एनोड अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार SRP कैथोड तो बताइए क्या आ जाएगा, Ag प्लस से Ag। SRP एनोड क्या निकल कर आ जाएगा, Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का डेटा। अब खास बात यह कि सिल्वर का डेटा तो देखिए हमको डायरेक्टली दिया हुआ है जिसको हम यूज भी कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आयरन का जो डेटा हमें चाहिए वो 3 प्लस से 2 प्लस का डेटा चाहिए, पर आयरन 3 प्लस से 2 प्लस का डेटा आपको डायरेक्टली गिवन नहीं है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों डेटा का यूज करना है और उससे आपको ई नॉट Fe3 प्लस ऑब्लिक Fe2 प्लस की वैल्यू निकालनी है और फिर उसका यूज करेंगे हम लोग कहां पे, SRP कैथोड माइनस SRP एनोड के अंदर, देन यू कैन गेट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, चलिए एक बार देखते हैं किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया आपको इसके पोटेंशियल की जरूरत है और ये आपको नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम गिवन रिएक्शंस देख सकते हैं एक बार। देखिए ये अपनी कौन सी वाली रिएक्शन है, बेसिकली दिस इज योर फोर्थ रिएक्शन। हम देख सकते हैं फोर्थ रिएक्शन को कैसे लाया जा सकता है। थर्ड रिएक्शन आपके सामने था, ये रहा, सेकंड रिएक्शन आपके सामने है। अगर हम क्या कर देते हैं, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देते हैं तो हमारा डिजायर्ड रिएक्शन ऑब्टेन हो जाएगा। देखिए वही काम यहां पे कर दिया है। आपको पता है डेल्टा जी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी रहती है, इसलिए जैसा चेंज अपन कहां करेंगे, रिएक्शंस की स्टोइचियोमेट्री में करेंगे, वैसा ही चेंज डेल्टा जी में होकर आ जाएगा। देखिए मैंने सेम रिलेशन डेल्टा जी के लिए लिख दिया एंड वैल्यू अप्लाई कर दी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया। अगर हम यहाँ पे वैल्यूज देखें तो अपने पास सॉल्व करने के बाद यू गेट E4 नॉट की जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट इज गोइंग टू बी 3Z माइनस 2Y। ये वाली वैल्यू ऑब्टेन होकर आ जाती है।
अब जैसा कि मैंने कहा था, सेल का अगर आपको ई नॉट निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड होना चाहिए। दिस इज एसआरपी कैथोड, दिस इज एसआरपी एनोड। अब देखिए एसआरपी एनोड की वैल्यू अपने को डायरेक्टली नहीं पता थी, लेकिन हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है वैल्यू। चलिए एक बार देखते हैं वैल्यूज क्या क्या ऑब्टेन होकर आ रही हैं। ये देखिए अपने पास में अगर मैं बात करूं ई नॉट ए जी प्लस ऑब्लिक ए जी का जो पोटेंशियल है इन्होंने एक्स वोल्ट के बराबर दिया हुआ है, ये वाई नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा। और अगर हम चाहें तो ई नॉट एफ ई थ्री प्लस ऑब्लिक एफ ई टू प्लस की कैलकुलेटेड वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाएगी तो यू विल गेट एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री जेड एज द करेक्ट आंसर। इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है वो सही ऑप्शन निकल कर आ जाता है। दिस इज द ऑप्शन बीइंग टॉक्ड अबाउट। थोड़ी सी मेहनत करनी थी बिकॉज पहले आपको इन दोनों को डील करते हुए ई नॉट निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद आप एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसको डील करने में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, हमने डेल्टा जी नॉट का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, डिजायर्ड वैल्यू ऑब्टेन कर ली, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन कम्स आउट टू बी द आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है अगेन डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, इस चैप्टर से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट में भी, अभी भी इस सेशन में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, दे आर टॉकिंग अबाउट अ फेमस कंपाउंड दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। इसकी प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो इस चैप्टर के अंदर KMnO4 और K2CR2O7 दोनों की प्रिपरेशंस दी हुई हैं और दोनों के ऊपर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस जेईई मेंस ने पूछे हुए। चलिए देखते हैं सवाल में क्या बोला हुआ है। ये कह रहे हैं अगर हम प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 करें किससे, MnO2 से, तो ये कह रहे हैं 2 स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसमें ये कह रहे हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर जो रिएक्शन होएगा इससे क्या बन जाएगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर रखी है तो यू मस्ट बी नोइंग दिस कि पहले MnO2 जो है वो K2MnO4 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद वी गेट KMnO4। अगर ऐसा है तो बताइए इंटरमीडिएट के रूप में क्या बनने वाला है, K2MnO4 बनने वाला है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो फोर्थ ऑप्शन सही निकल कर आ जाता है। ठीक है, ये काफी बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम अगर प्रिपरेशन हमने याद कर रखी हो तो इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे। दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन रैंक्ड एज इजी लेवल का क्वेश्चन रहे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए दिस वाज द रिएक्शन, इससे पहले KMnO4 बनकर आता है एंड हम फर्दर देखते हैं ऑक्सीडेशन के बाद क्या मिल जाएगा आपको, KMnO4 मिल जाएगा। द ऑक्सीडेशन कैन बी कैरीड यूजिंग ओजोन और इट कैन आल्सो बी डन इलेक्ट्रोलिटिकली। इन तरीकों से क्या करवाया जा सकता है, ऑक्सीडेशन करवाया जा सकता है। इससे क्या मिल जाएगा फर्दर, KMnO4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर रहे हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, लेट अस कंसीडर एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए सबसे पहले तो उन्होंने खुद ने ही बोल दिया है दैट द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन नेचर। आपको पता है एंडोथर्मिक का मतलब जो हमारा डेल्टा एच होएगा दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 0। ओके, अब देखिए उसी हिसाब से यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो रिजेक्ट होकर आ जाएंगे। देखिए डेल्टा एच नेगेटिव बोला हुआ है, ये ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। डेल्टा एच नेगेटिव बोला हुआ है, ये रिजेक्ट होकर आ गया। बचे हुए दोनों ऑप्शंस में से आपको चीजें देखनी है। अब देखिए यहां इन्होंने क्या बोला हुआ है, ये बोल रहे हैं कि रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। मतलब लो टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा, सॉरी 0 डिग्री सेंटीग्रेड जैसा टेम्परेचर है। एंड फर्दर दे आर सेइंग दैट द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, आपको ये बताना है यहाँ पे सही ऑप्शंस कौन से निकल कर आएंगे। ठीक है, वैसे देखिए अपने पास जो 2 ऑप्शन रिजेक्ट करने के बाद जो बचे हुए हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट अपने पास है फोर्थ, आप में से कई लोगों को पता होगा ये रिएक्शन की ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस शो ही नहीं करता। हम तो सीधा बोल सकते हैं इसका डेल्टा जी जो आएगा वो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 आएगा और इसका मतलब रिएक्शन हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस होएगा। अगर ऐसा है तो बताइए सिंपल सी बात है, ये वाला ऑप्शन भी रिजेक्ट हो जाना चाहिए। वी आर ओनली लेफ्ट विद सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं आपसे बात करूं तो डिटेल में इसको कैसे इमेजिन किया जा सकता है। देखिए वैसे सही ऑप्शन तो आ गया है हमारे पास में, थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ का क्वेश्चन है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के ऊपर बेस्ड है, बातचीत अभी करेंगे। देखिए एक बार यहाँ पे मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज यू कैन सी कि इन्होंने फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बोल के बच्चे को थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश करी है। चलिए एक बार एग्जैक्ट बातचीत करते हैं। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट पे ये लोग कह रहे हैं रिएक्शन फीजिबल नहीं है, मतलब डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। उस हिसाब से हम बात करें, देखिए लो टेम्परेचर पे इक्वेशन कुछ ऐसी निकल कर आ रही है।
हाई टेम्परेचर पे अगर हम बात करें दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट, यहां रिएक्शन फीजिबल है। अगर रिएक्शन फीजिबल है तो हम देख सकते हैं डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए और हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन फीजिबल आ रहा है। ठीक है, लो टेम्परेचर पे नॉट फीजिबल, हाई टेम्परेचर पे फीजिबल। क्लास के अंदर ये वाली बात आपको कई बार बताई जाती है कि ऐसे केसेस में डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और डेल्टा एस लेस देन 0 हो जाएगा, ताकि लो टेम्परेचर पे ऐसा बिहेवियर देखने को मिले और हाई टेम्परेचर पे ऐसा बिहेवियर देखने को मिले। वैसे तो अपन सिंपल ऑप्शंस कोई अगर अप्रोप्रिएटली देख लें तो यू कैन गेट द करेक्ट आंसर फ्रॉम देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। दे आर टॉकिंग अबाउट, देखिए थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। फिर से आपको कुछ स्पीशीज के बारे में डेटा दिया हुआ है। दे आर टॉकिंग अबाउट द स्टैंडर्ड एंट्रोपी डेटा ऑफ ऑल दीज थ्री स्पीशीज, दिस एंड दिस वैल्यू। हमसे पूछ रहे हैं टेम्परेचर बता दो आप तो केल्विन में, जहां पे ये रिएक्शन जो है जो इन्होंने दिया हुआ है ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेसिकली यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी पड़ेगी। चलिए देखते हैं एक बार सवाल को कैसे हैंडल कर सकते थे। देखिए हमें पता है इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी 0 होता है। अब डेल्टा जी 0 है तो हम बोल सकते हैं बेसिकली क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस हो जाएगा। रिएक्शन का डेल्टा एच आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, आपको टेम्परेचर डिटरमाइन करना है, बस उसके लिए हमारे पास क्या आ जाए, डेल्टा एस की वैल्यू आ जाए। अब रिएक्शन जो आपको दिया हुआ था, आप देखिए इसके अंदर उन्होंने प्रोडक्ट की एंट्रोपी दी हुई है, रिएक्टेंट की एंट्रोपी दी हुई है। अगर हम उसे स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दें तो हमारे पास रिएक्शन का एंट्रोपी चेंज निकल कर आ जाएगा। ये देखिए ये रही प्रोडक्ट का एंट्रोपी माइनस ये रहा स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट्स के साथ रिएक्टेंट की एंट्रोपी। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मैंने कर दिया, डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन आ गया। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ये जो डेटा आ रहा है ये जूल के अंदर निकल कर आ रहा है, जबकि आपको रिएक्शन का जो डेल्टा एच का डेटा दिया हुआ है ये किलो जूल के अंदर दिया हुआ है। अगर आप दोनों को अप्रोप्रिएट यूनिट्स में ले लेंगे, देखिए मैंने दोनों को यहाँ पे जूल यूनिट में कंसिडर कर लिया है, तो यहां से जो टेम्परेचर हमारे पास निकल कर आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 700 केल्विन। इस टेम्परेचर पे क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। इस टाइप की चीज सोची जा सकती थी। ठीक है, लेवल ऑफ द क्वेश्चन मॉडरेट बेसिकली इसलिए रखा हुआ है बिकॉज आप देख लीजिए पहले तो यहाँ पे आपको थर्मोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से डेल्टा एस निकालना पड़ेगा। देन हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। ये भी याद रखना है कि यूनिट कन्वर्जन भी करना पड़ेगा बिकॉज डेल्टा एस जो हमारे पास आ रहा है वो जूल्स में है, जबकि डेल्टा एच जो हमको दिया हुआ है वो किलो जूल में दिया हुआ है। अगर आप यूनिट चेंज करके आंसर निकालते हैं तो द कैलकुलेशंस आर क्वाइट इजी एंड यू कैन गेट द आंसर एज 700 केल्विन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस कैटायन। ठीक है, चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं है, लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के अंदर जो लैब मैनुअल बुक दी हुई है उसके अंदर ये वाली चीजें मेंशन्ड है, एज वेल एज आप क्लास 12th के प्रैक्टिकल्स में भी ये वाली चीजें देखते हैं। ठीक है, देखिए वही चैप्टर है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस। पूछा क्या है इन्होंने, चलिए देखते हैं एक बार। ये लोग कह रहे हैं कि गिवन कैटायंस की, देखिए इन्होंने कैटायंस की एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। आपसे पूछ रहे हैं इनमें से कौन कौन से कैटायंस ऐसे हैं। देखिए यू हैव टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कैटायंस जो क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रेसिपिटेट दे देंगे विद दिस K4FeCN6। अब देखिए यहां पे बात करते हैं कौन कौन से आयंस प्रेसिपिटेट बना रहे होते हैं। वैसे काफी फेमस आयंस आपको दिए हुए हैं। देखिए Cu के साथ में Cu2FeCN6 बन जाता है, दैट इज ब्राउन प्रेसिपिटेट। दिस द प्रेसिपिटेट, क्वाइट अ फेमस वन। देन हम देख सकते हैं Fe3+ के साथ ऐसा प्रेसिपिटेट बनकर आ जाएगा, दिस इज प्रूशियन ब्लू, डार्क ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। कैल्शियम आयन के साथ इस तरीके प्रेसिपिटेट बनता है, कलर इज व्हाइट। देन जिंक आयन के साथ प्रेसिपिटेट जो बन जाएगा दैट इज अगेन व्हाइट इन कलर। जिंक आयन वाला जो क्वेश्चन है वो तो जेई एडवांस्ड भी 2 बार पूछ चुका है, इनफैक्ट लास्ट ईयर भी जेई एडवांस के अंदर पूछा गया था। ठीक है, अब देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द लिस्ट गिवन टू यू हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 आयंस हमें ऐसे मिल रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, K4FeCN6 के साथ प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। उस हिसाब से आंसर जो होना चाहिए दैट शुड बी 4। नाउ खास बात ये कि एनटीए ने जिसका आंसर दिया हुआ है फाइनल आंसर की के अंदर दैट इज 3। ठीक है, बेसिकली अगर हम एनसीईआरटी का जो लैब मैनुअल है उसको चेक करें तो लैब मैनुअल के अंदर उन्होंने ये वाला जो कंपाउंड है उसको नहीं मेंशन किया हुआ है, इसलिए उन्होंने इसको कंसिडर भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए ये भी एक प्रेसिपिटेट होता है, कैल्शियम आयन के साथ भी K4FeCN6 प्रेसिपिटेट बना लेगा। हाँ, अगर आप
एग्जैक्टली एनसीईआरटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एनसीईआरटी की लैब मैनुअल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो आपको बाकी सारे याद होंगे लेकिन ये वाला याद नहीं होगा अगर हम ऐसी बात करें। सो यू कैन सिंपली से दैट देन थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर या 3 विल बी द करेक्ट आंसर। मुझे तो अभी भी आंसर 4 ज्यादा बेटर लग रहा होता है, बिकॉज कई अच्छे स्टैंडर्ड टेक्स्ट के अंदर कैल्शियम आयन के प्रेसिपिटेशन की भी बात बोली भी है। हाँ, लेकिन ये कहां नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी के लैब मैनुअल में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए। हमने इस क्वेश्चन को वैसे चैलेंज भी किया था, लेकिन एनसीईआरटी ने, मतलब एनटीए ने, हम लोगों का जो ऑब्जेक्शन था उसे एक्सेप्ट नहीं किया, एंड दे स्टिक टू देयर आंसर एज 3। फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखिए इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, कंपाउंड दिया हुआ है N2O5, उसका एक मास दिया हुआ है। ये कह रहे हैं उसको हमने एक 1 लीटर वेसल के अंदर लिया और हमने इस तरीके का इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने दिया। आपसे बोल रहे हैं टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है इतने बार के बराबर। हमसे पूछ रहे हैं केपी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, नियरेस्ट इंटीजर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें। ठीक है, आर की वैल्यू भी इन्होंने अपने को मेंशन करके दी हुई। चलिए एक एक करके एनालिसिस करते हैं यहाँ पे क्या क्या बोला हुआ है। देखिए सबसे पहले तो मैं क्या करने वाला हूँ, रिएक्टेंट के मोल निकाल लेने वाला हूँ। मास दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया है। देखिए मोल्स अपने पास ऑब्टेन होकर आ गए इनिशियली। इनिशियल मोल्स के हिसाब से बात करें, देखिए ये रही बैलेंस रिएक्शन। इनिशियल मोल्स हमको 0.35 दिए हुए हैं, ये दोनों 0 0। हमें पता है इक्विलिब्रियम पे क्या होएगा, थोड़ा बहुत अमाउंट कंज्यूम हो जाएगा। देखिए इसके एक्स मोल कंज्यूम हो गए, इसके एक्स मोल बन गए, इसके x/2 मोल्स बनकर आ गए। फर्दर हम क्या कर सकते हैं, देखिए हमको यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम का डेटा भी दिया हुआ है और मोल वगैरह का डेटा भी है, तो बेटर सिंपली अप्लाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी एट इक्विलिब्रियम। देखिए अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करें गिवन कंडीशंस में, तो हम देखते हैं हमें एक्स की वैल्यू मिल जाती है। अब बताइए अगर एक्स की वैल्यू मिल गई, इसका मतलब सारे स्पीशीज के इक्विलिब्रियम मोल्स मिल गए आपको। और अगर इक्विलिब्रियम मोल्स मिल जाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं और उसे केपी के एक्सप्रेशन में पुट कर सकते हैं। देखिए केपी का एक्सप्रेशन ये रहा आपके पास में। अब यहाँ पे अगर बात करें पार्शियल प्रेशर्स की, तो पार्शियल प्रेशर कैसे निकाल पाएंगे। देखिए आपको पता है अपने सब्सटेंस के मोल अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर कर देंगे तो पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, देखिए ये जो अपने को दिया हुआ है दैट इज 0.21 इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो बेसिकली ये क्या हो गया, N2O4 के मोल अपॉन टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम से ये आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ऐसे ही मैंने तीनों के पार्शियल प्रेशर्स यहाँ पे पुट कर दिए हैं और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये वाला आंसर निकल कर आ जाता है। इसको अगर प्रॉपर्ली एक्सप्रेस किया जाए देन 962 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरे हिसाब से बच्चों को क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन है। आप देख लीजिए इसके कैलकुलेशंस आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन वैसे नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इफ दे हैव गिवन देन यू नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड गेट द आंसर। ठीक है, रिकमेंडेड है कि छोड़ देना चाहिए था। क्यों? कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है, बहुत सारा टाइम खराब होकर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यहां पे इन्होंने केमिकल रिएक्शन हमको दी हुई है, बैलेंस्ड फॉर्म में दी हुई है, ब्लास्ट फर्नेस के अंदर अकर कर रही है, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए फर्दर इन्होंने क्या बोला हुआ है, इतना आयरन प्रोड्यूस होकर आया, अगर हम क्या कर लें, इतना Fe3O4 और इतना CO को ले लेते हैं। ठीक है, पूछा गया है एक्स की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, नियरेस्ट इंटीजर पे बात करनी है। Fe3O4 का मोलर मास, CO का मोलर मास, सब कुछ दिया हुआ है। सिंपल मोल कंसेप्ट का सवाल है, स्टैचोमेट्री कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस देखते हैं एक बार। देखिए चैप्टर मोल कंसेप्ट क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर रहता है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन इसलिए क्योंकि डेटा थोड़ा सा बड़ा है, एज वेल एज लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट भी शायद अप्लाई होकर आए। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। आपको देखिए यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करके लिख दिया गया है, फिर मैंने गिवन मास से क्या कर लिया है, दोनों कंपोनेंट के मोल्स निकाल लिए। अगर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखिए इसके 1 मोल के लिए इसके 4 मोल चाहिए, तो बेसिकली इसके 10,000 मोल्स के लिए इसके अपने को 40,000 मोल्स चाहिए थे, जबकि आपको दे तो इसके भी 10,000 मोल्स ही रखे, कम दे रखे हैं, इसीलिए दिस इज द लिमिटिंग रिएजेंट, दिस इज गोइंग टू गवर्न द प्रोडक्ट्स का अमाउंट। चलिए देखते हैं एक बार, 4 मोल से क्या बनकर आ रहा है, हमारे पास 3 मोल आयरन बनकर आ रहा है। यहां हम देख सकते हैं 10,000 से कितना बन जाएगा, 7,500। These are actually the moles of iron that are being produced. अगर आयरन के मोल्स आ जाएंगे तो मोल्स को क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहां से सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्राम में वैल्यू आ जाएगी, 1000 से डिवाइड कर दें तो यू कैन गेट द आंसर इन किलोग्राम। इन्होंने आपसे यही पूछा हुआ है, देखिए क्वेश्चन के अंदर कि आयरन कितना किलोग्राम बनकर आ रहा होगा। देखिए x किलोग्राम मेंशन था,
तो हमें आंसर भी किलोग्राम में निकालना पड़ेगा। ग्राम में आंसर निकाल के फर्दर किलोग्राम में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो यू विल गेट 420 एज द करेक्ट आंसर। लास्ट में देखें 420 हमारा आंसर निकल कर आ रहा है, ठीक है, बट इट इज ओके। अब जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से ठीक है। इनफैक्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर 420 आता तो थोड़ा ज्यादा ठीक लगता। ओके, सो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ, जैसा कि मैंने बोला था, 24 जैन 2025 शिफ्ट 1 का जो पेपर था उसके क्वेश्चंस यहां पे डिस्कस आपके सामने कर दिए गए हैं। दैट इज इट, थैंक यू।